कि अवाम के ऊपर जितना भी ये जुल्म करेंगे इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने अवाम के वोट से नहीं आना। इनको पता है कि अवाम का बस चले तो अवाम इनको एक वोट भी ना डाले। इनको पता है कि हमने जो आना है, हमने किसी और के जरिए आना है, किसी और की ताकत से आना है, किसी और की कुव्वत से आना है, किसी और के डंडे से आना है। उनको राजी रखो, उनको अपने साथ रखो, अवाम जाए भाड़ में, अवाम जाए जहन्नुम में। लेकिन मरियम साहिबा का अपने आप को अक्ल कुल समझना, ये समझना कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब देख लूंगी, पार्टी भी चला लूंगी, टिकटिंग भी कर लूंगी, लोगों को भी मना लूंगी, आगे इंतखाबात भी जीत लूंगी, ये मरवाएगा इनको, और ये मरवा रहा है। क्योंकि अभी जो सूरत हाल है मुल्क की, इसको ठीक करना तो इनका है ही नहीं मंशूर। इनका तो मसला है इक़्तिदार के मजे लूटना। वज़ीर आज़म की स्पीड मुलाहिजा कीजिए कि तुर्की में ज़ल्ज़ले का सुनते ही फौरन तुर्किया जाने का ऐलान कर दिया। ये तो तुर्की वालों ने इन्हें ब्रेक लगवाई कि हुजूर हम लाशें दफनाएं, मलबे में दबे शहरियों को बचाएं, क्या आपकी मेहमान नवाजी का बोझ उठाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आपने मोटरवे पर सफर करते हुए एक इबारत पढ़ी होगी कि तेज रफ्तारी खतरा जान। आज पाकिस्तान के हालात देखकर मुझे बेसाख्ता ये फिक्रा याद आ गया, क्योंकि शहबाज स्पीड का भी बड़ा ढिंडोरा पीटा गया, मगर जब परफॉर्म करने का वक्त आया तो यही शहबाज स्पीड वबाले जान बन गई। मईशत, सियासत, सिफारत, इस स्पीड की बरकतें हैं कि हर जगह रुसवाइयों का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। इसलिए तजर्बाकारी अब तखरीबकारी लगने लगी है। इस तजर्बे के नज़ारे ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। मुल्की खजाना खाली है, दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है, जिस पर हुकूमत ने APC बुलाई है, मगर वज़ीर आज़म की स्पीड मुलाहिजा कीजिए कि तुर्की में ज़ल्ज़ले का सुनते ही फौरन तुर्किया जाने का ऐलान कर दिया। ये तो तुर्की वालों ने इन्हें ब्रेक लगवाई कि हुजूर हम लाशें दफनाएं, मलबे में दबे शहरियों को बचाएं, क्या आपकी मेहमान नवाजी का बोझ उठाएं। कड़वा सच ये है कि स्पीड में काम फिर ऐसे ही होते हैं। मईशत की बात करें तो यहाँ हालात बद से बदतरीन हैं। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। PDM क़यादत PTI दौर में तो बड़े बड़े नारे लगाती थी कि 10 की रोटी 15 का नान, यह है नया पाकिस्तान, वाहरे इमरान। अब अपनी हुकूमत है तो 16 की रोटी है, 30 का नान है। अब कोई नहीं सवाल उठाता कि यह है पुराना पाकिस्तान। तल्ख हकीकत यह भी है कि जिस शहबाज स्पीड का चर्चा था वो सिर्फ अपने मुकदमे खत्म करने और इत्तेहादियों को नवाजने के लिए नजर आई है। सितम मुलाहिजा करें कि खजाना खाली है और अवाम है भूखी प्यासी। और वज़ीर आज़म ने काबीना का स्कोर कर दिया है 85। काबीना में 7 नए मामले खुसूसी भर्ती किए गए हैं, जिनमें अक्सर बेमहकमा है, यानी काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। ये जो कहते हैं हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं, अब साबित हो गया कि सफेद झूठ है। शिकस्त का खौफ है, इसीलिए ये लोग अवामी अदालत जाने इलेक्शन कराने से भाग रहे हैं। आज तो सदर ममलकत ने भी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान न होने पर तशवीश का इजहार कर दिया है। इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा किया है। लाहौर हाई कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को नोटिस जारी हो गया है। क्या अब भी इलेक्शन से फरार पर इसरार करेगी हुकूमत? इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन करें अली नवाज अवान साहब, रहनुमा सुनिया भी मेरे साथ हैं, सदीक जान भी हमारे साथ हैं। अली नवाज अवान साहब, सदर ममलकत ने ख़त तो लिख दिया, लेकिन ये कोई बाइंडिंग तो है नहीं। ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन किसी भी सूरत में हुकूमत करवाने को तैयार नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन उस तरह से विलिंग नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह आपके लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, अभी देखिए ना, बड़ी खबरें आई, आमिर डोगर साहब भी अब गिरफ्तार हो गए हैं। तो वो तो लगता है कि इससे पहले कि इलेक्शन हो आपकी सारी जमात को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आपने ये भी देखा, साथ ही शहबाज गिल के खिलाफ भी नई FIR जो पुरानी डेट्स में डाली गई हैं वो भी सामने आ गई, और हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले गुजरा में उनके खिलाफ भी पर्चा हो गया। पर ये तो यही काम कर रहे हैं कि फसादियत का निज़ाम है, बरियत का निज़ाम है। आप पहले ही बता चुके हुए हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इकॉनमी का हशर कर दिया हुआ है, जो आपकी टेररिज्म री इमर्ज हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जो आपने देखा है कि जो फॉरेन पॉलिसी का हशर कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज जो इस वक्त आपको कोई कंट्रोल नहीं है कि कमोडिटीज की जो रेट फिक्स होते हैं, हर जगह हर मनमानी की हुई है सब लोगों ने। आपके सामने आपके मुल्क के अंदर रिजर्व्स खत्म हो गए हुए हैं, आपके मुल्क के अंदर गैस नहीं है, बिजली की आपकी सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है, अब कोई हाल ही नहीं। और इनकी तरफ देखें तो बंदा क्या कहे कि 85 बंदे इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हुए हैं। आए रोज बहाना ढूंढते हैं किसी भी मुल्क
जो रात को इनके ख्वाब में कोई इनका किसी भी दुनिया का डिग्निटरी आ जाए तो उससे मिलने अगले दिन जहाज पकड़ के चले जाते हैं। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है सर, और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और सेकेंडली दूसरी तरफ जो आपके इलेक्शन कमीशन है वो भी सुना हुआ है, गवर्नर्स खत लिख रहे हैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। आइन ये कहता है कि अगर आप अपनी गवर्नमेंट खुद डिसॉल्व करते हैं, सिटिंग जो भी गवर्नमेंट होती है वो खुद डिसॉल्व करती है, तो सबसे पहले गवर्नर ने 2 काम करने। एक आपने अनाउंस करना है इलेक्शन डेट का, और दूसरा आपने कैबिनेट लगानी है। कैबिनेट तो आपने अनाउंस कर दी है पर अभी तक इलेक्शन डेट नहीं दे सके। ये आपका प्रोगेटिव ही नहीं है कि उसके मसले मसाइल बताना, ये चीजें ही नहीं है। आपने इलेक्शन कमीशन को भेजना है, इलेक्शन कमीशन ने देखना है और अपना फैसला दे देना, बात खत्म हो जानी है। 90 दिन से 1 दिन ऊपर होगा। आप पढ़ लें इनके दौर में जो 18वीं तरमीम पास हुई थी उसकी जो आर्टिकल 6 है और उसकी सब क्लॉज 2A है, बड़ा कैटेगोरिकली कह रही है बाय फोर्स, बाय द यूज ऑफ फोर्स और एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का सबवर्ट करते हैं, एब्रोगेट करते हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की उसकी भी नई तशरीह नहीं कर सकते, उसको बाइंड कर रहा है। तो इनके सीधा सीधा आर्टिकल 6 है, बट आपके सामने ही है जो निजाम चल रहा पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन अली नवाज अमान साहब, अगर इलेक्शन नहीं होते 90 दिन में तो अब जेल भरो तहरीक का ऐलान हो रहा है, क्या उससे इलेक्शन हो जाएंगे 90 दिन के अंदर? ये तो कहते हैं कि हमने इकट्ठे इलेक्शन करवाने हैं। आपको क्या नजर आता है इससे, वो क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि जो हालात हैं इससे तो उनकी और ज्यादा बदनामी होगी और मुश्किल होगी। आपको तो इससे सियासी तौर पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, गिरफ्तारियां और ये सारे मामला तो हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप स्ट्रगल करते हैं, तहरीक का हिस्सा होते हैं, ये चीजें होती रहती हैं। तहरीक के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उनमें से जेल भरो तहरीक भी। अगर आपको याद हो तो 1939 और 1940 जी अली साहब की आवाज़ मेरा ख्याल नहीं आ रही। मेरा ख्याल हमारा मुनक़ता हुआ है। जो ही दोबारा जी अली भाई बात मुकम्मल कीजिएगा। जी मैं कह रहा हूँ जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 और 1940 उस वक्त हमारी जो लीडरशिप थी, उस वक्त जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग उन्होंने मिलकर जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। क्योंकि वो उस वक्त की जो जबर था और वो जो गोरा चाह ये रहा था कि यहाँ से जबरी लोगों को हायर किया जाए, जंग अज़ीम 2 के अंदर उनको शामिल किया जाए, तो उस वक्त समझा जाता है कि उनको प्रेशर डालना बरहक है और उस वक्त प्रेशर डाला जाए कि क्विट करें जो उस वक्त अलाइड हिंदुस्तान था। इसी तरह आपने देखा होगा जब 1947 के बाद 2 दफा ये तहरीक पाकिस्तान के अंदर भी आ चुकी हुई है। ये एक वन मोर स्टेज है कि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन ये हैं, हम आज कॉल दे दें। कॉल से ये होगा जो हालात क्यों है मईशत के, जो आम बंदे की जिंदगी दोबार हो गई है, मतलब वो अब उसके सवाए उसके ये है कि शायद वो सोच ये रहा है कि मैं मरूं तो मुझे कफन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिस लेवल पे महंगाई चली गई हुई है। तो हम कॉल दे देते हैं। उसमें सारे पीटीआई के फॉलोअर्स नहीं होंगे, सारे तरीके इंसाफ के कारकुन नहीं होंगे, उसमें बहुत सारे शायद ऐसे लोग भी होंगे जो इस निजाम से तंग आए हुए हैं, जो नाइंसाफी, महंगाई और आपके सामने जो बर्बरियत और फसादियत का निजाम है तंग है। अगर वो आ जाते हैं रोड पे और वो मॉब किसी और तरफ डायरेक्शन ले लेता है, क्या हमारी इकोनॉमी उसको सहा सकेगी? क्या हमारी इकोनॉमी जो पहले इसका पहिया रुक चुका हुआ है, बेरोजगारी हद के ऊपर है, क्या वो सह सकेंगे? मेरा ख्याल नहीं है। तो हमारा दूसरी स्टेज क्या है? ओके फाइन, आपको हमें पकड़ने का शौक है, नंगा करने का शौक है, इलेक्ट्रिक शॉक्स देने का शौक है, आपको तस्कीन मिलती है, तो हमने कहा हम खुद हाजिर हो जाते हैं, हम जेलों में चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। और हम समझते हैं कि एक प्रेशर बिल्ड होगा पर आगे। ठीक है जी, सुमैया आप सवाल। अली नवाज अवान साहब, आप खुद ये समझते हैं कि एक प्रेशर बिल्डअप होगा, लेकिन हमारी जो सूरत हाल है उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लेकिन कानूनी माहिरीन से भी जो गुफ्तगू हुई है उसमें क्या तय पाया है? किस कानून के तहत गिरफ्तारियां होंगी, कारकुनान कैसे गिरफ्तारियां देंगे, जेलें कैसे भरेंगे? स्ट्रेटेजी तो प्लान की होगी ना आप लोगों ने। बड़ा आसान है, बस जेल के बाहर जाके बिल्लो रानी का नारा मारते हैं, खुद ही गिरफ्तार कर लें। अच्छा जी, सदीक जान। अली नवाज साहब ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने अब आपके 43 MNAs के जो इस्तीफे हैं वो उनकी मंजूरी का फैसला उसको मुअत्तल कर दिया। तो आपकी MNAs कब कौमी असम्बली जा रहे हैं और कब आप अपोजिशन लीडर के लिए आप जा रहे हैं कि आपका अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद किया जाए? मेरा ख्याल है कि कल इसके ऊपर डेट हतमी आ जाएगी और इसके ऊपर मशावरत हो चुकी हुई है कि क्योंकि जैसी डिटेल ऑर्डर जैसी रिसीव होगा मेरे ख्याल उसके फौरन बाद, क्योंकि कल उनका इजलास है नेशनल असेंबली का,
बट अगर हम आपको पहले जैसे भी आपको पता है कि जैसे बताते हैं हम कि आने वाले हैं तो वो इजलास ही रोक कर देते हैं, तो हम थोड़ा इसको रखना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा सरप्राइज रखना चाह रहे हैं। जैसी डिटेल जजमेंट आएगी आप देखेंगे अनकरीब आप नेशनल असेंबली के अंदर होंगे हमारे 44 और उसका जो पहला काम वो करेंगे वो रिकॉग्निशन देंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि अक्सरियत में तहरीक इंसाफ है और इसकी तरफ से होना चाहिए, तो हम एक नाम पेश करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगर स्पीकर ने दोबारा ये ना कहा कि मुझे उसकी शक्ल अच्छी लगती है कि नहीं लगती, उसकी हाथ की लकीरें पूरी हैं कि नहीं है, वो इस काबिल भी है कि नहीं है, तो मेरा ख्याल है लीडर ऑफ अपोजिशन तहरीक इंसाफ का। अच्छा, अब ये भी खबरें आ रही हैं अली नवाज अवान साहब के कौमी असम्बली की के रुकन अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, जो उनको डी सीट किया था उसका, उनकी रुकनीत बहाल नहीं की गई, लिहाजा ना तो वो रुकन है ना वो मरात अभी ले सकते हैं। ये खबरें भी आ रही हैं और फिलहाल ये ज़रूर है कि ज़िमनी इलेक्शन इस पर रोक दिए गए हैं या मखसूस अरकान की तकरीर है उसको भी रोका जा रहा है, लेकिन अभी आपके 43 लोग जो हैं इनकी मेंबरशिप बहाल नहीं हुई बकौल इलेक्शन कमीशन के, जो खबरें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन तो आप ये कि ना पीडीएम का ये मौकफ है, तो इलेक्शन कमीशन 14वीं जमात है। इलेक्शन कमीशन के आज तक जितने फैसले आए वो सारे सुपीरियर हाई कोर्ट ने टर्न डाउन किए हैं। चाहे वो आपको याद होगा जब हमारा 17 जुलाई का इलेक्शन था, उससे पहले हमारी रिजर्व सीट की ये नॉमिनेशंस नहीं कर रहे थे। जो लिस्ट आपके पास गई होती है वो आपका राइट होता है, और उतने रिजर्व जो लोग जिनका वोट जो नाअहल हो गए थे हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो नहीं कर रहे थे, वो हमने हाई कोर्ट किया, हमने कराया, फिर आपने इन्होंने फैसला कर दिया। अगर आपको याद हो 40 लाख लोग कहते हैं जी फौत हो चुके हुए हैं, हम कोर्ट में गए, कोर्ट में आगे जाके कहते हैं ये टाइपो एरर है। फिर आपको याद हो अली अमीन गंडापुर को नाअहल कर दिया लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर कि जी अपने भाई की कैंपेन चला रहा था, वो टर्न डाउन हुआ इनका फैसला। ये सारे फैसले इनकी इसी तरह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर इस्लामाबाद, क्योंकि आप इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद की आपने देखा कोर्ट ने इनको कहा कि आपने रिव्यू करना है 4A और 4C को, उधर जाके कहते हैं कानून जो भी पास भी नहीं हुआ उसकी बेस के ऊपर हम ये इलेक्शन आगे कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा मैंने आपसे ये सवाल ही पूछा नहीं था, एक एक्ट बना नहीं है, आपको उसकी बेस पे कैसे कर सकते हैं? तो वो 14वीं जमात है, इनका कोई हैसियत नहीं है इनके फैसलों की। असल ये चीजें जब आप कोर्ट ऑर्डर कर देती है तो ऑटोमेटिकली जो इन्होंने डी नोटिफाई किया था वो सिंपल से, वो अगर वो मुस्तरद हो गया तो उनकी पुरानी वाली सिचुएशन वापस आ गई है, और पुरानी सिचुएशन ये है दे आर द स्टिल मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। जी सुमैया। जी अली नवाज साहब, एक चीज और मैं आपसे पूछना रही हूँ, इलेक्शन कमीशन को आप लोग ज़ाहिर बायस कहते हैं, अब वैसे तो इलेक्शंस नहीं होने, ज़िमनी इलेक्शन की डेट दी हुई है, मुल्तान में आपके सामने आज क्या हुआ, मलिक आमिर डोगर साहब कागजात नामजदगी जमा कराने जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस इलेक्शन कमीशन की छतरी तले इलेक्शंस होते हैं, तो मानेंगे आप उनके रिजल्ट्स को, क्या करेंगे? देखिए हम जमहूरियत में रहते हैं और आप हर चीज को फेस करते हैं। अगर आपको याद हो आप एज अ प्रोटेस्ट इलेक्शन के अंदर जाते हैं, जैसे 17 जुलाई का पंजाब में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसके अंदर यही इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, गवर्नमेंट नून लीग की थी आपको याद होगा, और बाकी लोग भी सारे वन पेज के ऊपर थे। तो क्या हुआ, लोग जब बड़ी तादाद में निकल आते हैं और फैसला कर लेते हैं तो आपकी जो ये छोटी मोटी ये जो कोशिशें करते हैं ना वो फिर लोग चलने नहीं देते हैं। और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक साहब अभी तक 36 में से 35 बाई इलेक्शंस जीत चुकी हुई है और 85% जीत चुकी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इनके हर हरबे का तोड़ है हमारे पास, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जिस तरह आवाम निकलेगी हकीकी आज़ादी के लिए और इस मईशत को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, वो आपके सामने होगा। अली नवाज अवान साहब ये बताएं कि आज ज्वाइंट सेशन से जो बल्दियाती इलेक्शन का कानून है उसमें तरमीम जो है वो मंजूर हो गई है, तो अब आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का? सदीक भाई आप तो कवर करते हैं, आपसे बड़ा मैंने नहीं देखा कोर्ट से जितनी अच्छी रिपोर्टिंग आप करते हैं, ये ना भी करते तो आपको पता ही है माशाल्लाह जिस तरफ हम जा रहे थे इन्होंने इलेक्शन तो कराने ही नहीं थे। खैर अब तो पास हो गया, जो भी नया एक्ट बनता है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, वो ये नहीं होता कि आज हुआ है तो जो पिछला निज़ाम रुका हुआ है उसके ऊपर जाके वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो आने वाले इलेक्शंस के ऊपर होता है। हम कोर्ट के अंदर हैं, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ताहिर साहब ने ऑर्डर कर दिया था
और इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को जूते के नोक पे रखा और इलेक्शंस नहीं कराए इलेक्शन कमीशन ने, ये अपने हर अर्ज आजमाएंगे क्योंकि ये पीडीएम की 14वीं जमात है। पर हम भी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो कानूनी स्ट्रगल हो, रोड पे स्ट्रगल हो। हम तो ये चाहते हैं कि जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम फॉलो करते हैं और उसकी उस जमहूरियत का खूबसूरती लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के इलेक्शन को फिल फॉर होना चाहिए। अच्छा अवान साहब, अब पंजाब में कुछ तैनातियाँ ऐसी हो रही हैं कि ऐसे लोगों को लाया जा रहा है कि बाकायदा टारगेट दे करके जी शायद तहरीक इंसाफ कॉर्नर करना है, महकमा एंटी करप्शन है, अब नैब मिनी नैब उसको कह लें, तो ये आपसे गलती नहीं होगी कि इस तरह असम्बलियाँ तहलील करके आपने खुद ही अपने खिलाफ सारी गेम कर ली? जिस तरह अब ये भी पूछा जाता है जी 43 लोग अब जाकर क्या करेंगे, फिर पहले इस्तीफे क्यों दिए थे, इससे क्या मकसद हासिल होगा? अगर निगरान सेटअप में आपने जाकर अपना कोई नाम देना है वो तो आपकी पहले नहीं सुनी गई, आप क्या सुनी जाएगी? तो ये जो आपने किया कि जी सियासी तौर पर कहीं गलत फैसले कर लिए इमरान खान साहब ने। सर देखिए, अगर आप रवायती सियासत को देखें तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की रवायती सियासत के अंदर ये सारे फैसले गलत फैसले हैं। पर इमरान खान हमेशा गैर रवायती सियासत करता है क्योंकि इमरान खान टिपिकल सियासतदान नहीं है। इमरान खान की एक जो हिस्ट्री उठा के आप देख लें, जब इमरान खान क्रिकेट भी खेलता था ना, तब भी वो न्यूट्रल एम्पायर्स की बात की थी और उसने इंप्लीमेंट करके दिखाया था। ये गैर रवायती बात थी। और पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये गैर रवायती है कि आपके एमपीएस ने पैसे ले लिए, चलें जी खैर है, मसला नहीं जी, पैसे ले लिए। पर तहरीक इंसाफ कहती नहीं, ये सियासत को अगर आपने क्लीन करना है, पाकिस्तान की जमहूरियत को बेहतर करना है, तो ऐसे नासूरों को आप पार्टी में नहीं रख सकते। आपने अपने 20 एमपीएस को सिटिंग गवर्नमेंट में से अपनी पार्टी से निकाल दिया। अब हम समझते हैं कि जब आप एक निजाम का हिस्सा नहीं है और इस निजाम जो डिलीवर नहीं कर पा रहा, हमने कहा किस तरह आगे बढ़ सकता है, किस तरह बेहतरी आ सकती है, फ्रेश इलेक्शन से आ सकती है। उसके लिए हमने कोई इधर काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता, काउंसलर की हमने 2 असेंबली अपनी कुर्बान कर दी ताकि हम फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाएं, कुछ सिमत बन सके पाकिस्तान की। बट नहीं, अब जो आपने बात की 44 एमएनएस की, देखें अब मसला क्या आ गया। आपको हम कह रहे हैं कि हम नेशनल असेंबली से लगभग 10 अप्रैल को निकले थे मेरे ख्याल लास्ट ईयर, और अब दोबारा समझिए 1 साल होने को है। वो आपको परवेज अशरफ साहब ने पूरे रूल्स भेज दिए कि जी जब तक हमारे पास आएंगे नहीं ये होगा नहीं, और उधर राजा रियाज जैसे बंदे को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना के मतलब समीउल्लाह कलीमुल्लाह खे रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि अब ये टाइम है कि इनको एक्सपोज किया। हम चाहते हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर एक टाइम पे इलेक्शंस हो, फ्रेश इलेक्शंस हो। उसके लिए हमें कोई भी करना पड़े वो हम करें। अच्छा ये बताएं कि अब आप तो आइन में रहकर खेलना चाह रहे हैं, लेकिन वो आइन से बाहर की तरफ अब बात कर रहे हैं, तो ये रूल्स ऑफ गेम चेंज नहीं हो गए? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि सोचा तो ये जा रहा है कि अभी ज़िमनी इलेक्शन में किसी ना किसी तरह इतनी सीटें ले ली जाएं। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि जो हम तक इत्तलात पहुँची है कि कोई 2/3 मेजॉरिटी किसी तरह से बना ली जाए, तो उसके बाद तो जनाब चाहे आप आइन को 5 साल के आप कहें जी 10 साल बाद इलेक्शन होंगे, आइन में आप तरमीम कर दें। सर देखिए, अक्लमंद आदमी वो होता है जो एक अमल एक दफा करता है, अगर वो गलत हो तो उस अमल को दूसरी तरफ करने की कोशिश करता है ताकि उसके रिजल्ट्स ठीक आए। जो बेवकूफ आदमी होता है वो एक अमल को एक ही तरीके से बार बार करता रहता है और उसका रिजल्ट वो सेम चाहता है। असल चीज ये है कि आपने पाकिस्तान के अंदर देखा, आपके पास 2 मिसालें हैं। कश्मीर के अंदर 1988 के अंदर जब उन्होंने इलेक्शंस रिग किए तो जो आप देखते हैं ना जो स्ट्रगल है वो डबल हो गई कश्मीर के अंदर। आपने पाकिस्तान के अंदर जब 1969 के इलेक्शंस में मैंडेट उस पार्टी को नहीं दिया जिसकी अक्सरियती अददी अक्सरियत थी, जिसके पास 180 सीटें थी, तो 2 साल आपने उसको लटकाया तो आपने देखा कि क्या हशर हुआ। अब भी हम ये समझते हैं कि जब आप इस तरह का कोई अमल करेंगे, जिस नहज पे आप पाकिस्तान को आगे ले आए हुए हैं, वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ये चीज अब एक्सेप्ट नहीं होगी। हम ये समझते हैं अगर आप नहीं समझ पा रहे और आप एक रिपीट करते आ रहे हैं अपनी वही हरकतें बार बार, तो उसका अंजाम कोई अच्छा नहीं होगा। ठीक है जी। सुमैया आप सवाल करना चाह रही हैं? मेरे पास 1 मिनट है सर।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अली साहब, जो बात उसामा ने की वही मैं आगे बढ़ाऊंगी। असेंबलियों से निकल कर आपको लगता है कि ये फेवरेबल रहा? क्योंकि उनको तो जो करना है वो कर रहे हैं, वो रेजोल्यूशंस भी पास करवा रहे हैं। वो उसामा जो बात कह रहे हैं वो भी एक खबर है कि भाई आइन में तब्दीली भी की जा सकती है, ये ऑप्शन भी हुकूमत के पास है। हुकूमत तो हर तरीके से ठीक रही। अब अगर 43 अरकान की वापसी हो भी जाती है तो क्या करेंगे आप? क्या स्ट्रेटेजी क्या होगी पीटीआई की असेंबली में? देखिए, ये फैसला तो देखिए लोगों ने किया, हमने असेंबलीज छोड़ी और हम लोग जो भी बाय इलेक्शन उसके अंदर हम गए और लोगों को पता था कि हमने नेशनल असेंबली के अंदर नहीं जाना, बावजूद इसके लोगों ने हमें वोट दिया क्योंकि लोग समझते हैं हम हक पे खड़े, हम सच पे खड़े और हमारी ये वाली स्ट्रेटजी ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए ठीक है। और अब भी आप ये देखें कि अभी जो बाय इलेक्शन 17 जुलाई के हुए, उसके बाद जो आपने देखा खान साहब 8 सीटों से लड़े, 7 में जीते। वो क्या है, किसी ने, सबको पता था इमरान खान ने असेंबली के अंदर नहीं जाना, पर फिर भी आप ये देखें कि लोगों ने सही। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान ने हमें आज ज्वाइन किया, अपना वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है, न्यूज़ अपडेट्स हैं और उसके बाद बात करेंगे कि क्या हुआ कि मरीम साहबा चीफ ऑर्गेनाइजर बनती हैं और जो अहम तरीन रहनुमा, बहुत पुराने मुस्लिम लीग के साथी मेहताब अब्बासी साहब जैसे लोग, वो छोड़ कर जा रहे हैं। पहले शाहिद खान अब्बासी साहब नाराज थे, अब मेहताब अब्बासी साहब भी छोड़कर जा रहे हैं। क्या इसकी वजह है? और शहबाज शरीफ साहब का दौरा तुर्किया क्या बना? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। मरीम नवाज साहिबा की जब से वतन वापसी हुई है, चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर, सीनियर नायब सदर के तौर पर पार्टी इंतशार का शिकार है। पहले शाहिद खान अब्बासी साहब नाराज नजर आए और अब तो मेहताब अब्बासी साहब, ये साबिक गवर्नर हैं और सीनियर नायब सदर हैं। अब वो क्या कुछ कह रहे हैं अपनी जमात के बारे में। वो कहते हैं जी कि सियासी जमातें अपने इक़्तिदार की बारी लेने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाती हैं और मौजूदा हालात का धब्बा मुस्लिम लीग नून पर आ रहा है। इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं जमातें, पीडीएम में जितनी जमातें शामिल हैं सब इक़्तिदार के मज़े ले रही हैं। वुज़रा, हमारे वुज़रा IMF के मुलाजमीन के सामने मुंह काला करके बैठे हैं। पार्लियामेंट में बैठे हुए अरकान मुल्क को चलाने के अहल ही नहीं। मुस्लिम लीग नून ने किसके कहने पर हुकूमत ली, जवाब देना होगा। तबाह हाल मुल्क है, सैकड़ों बूट पॉलिशी वजीर बनाए हुए हैं। नून लीग की क़यादत डिक्टेटर के साथियों को सौंप रखी है। अब सदीक जान, ये तो एक पूरी चार्ज शीट उन्होंने नून लीग के खिलाफ बना दी है। देखिए, नून लीग के अंदरूनी मामलात और सूरत हाल पर जो हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं तारिक अजीज़ साहब, वो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ करते हैं और सबका वो बैकग्राउंड भी जानते हैं। 2 दहाइयों से वो नून लीग को कवर कर रहे हैं। आज उनकी स्टोरी भी छपी हुई है, मेरी भी उनसे बात भी हुई ब्रेक में, तो उनसे मैंने पूछा तो वो यही बता रहे थे कि सरदार मेहताब अब्बासी जो हैं ये 6 बार MNA रहे हैं इस हल्के से। साबिक वज़ीर आला हैं, साबिक गवर्नर हैं, 1985 से सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ को का पहली मरतबा KPK में उस वक्त सूबा सरहद था, जलसा कराने वाले ये हैं, यानी नवाज शरीफ को पंजाब से निकाल के और किसी और सूबे में लेकर जाने वाले वो हैं। लेकिन उन्हीं के साथ जो कुछ हुआ, 2018 में उनको टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को MPA का टिकट दिया गया, उन्होंने एहतजाज ना लिया। अभी वो कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन में उनके बेटे को हराया गया। तो इस वक्त मरीम नवाज साहिबा का जो पाँव है वो बड़ा भारी साबित हुआ है मुस्लिम लीग नून के लिए और इमरान खान को बड़ा फायदा हुआ है मरीम नवाज साहिबा के आने से। और इमरान खान अक्सर ये कहा करते थे, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि जब भी हम किसी मुश्किल में फंसे होते हैं तो मरीम नवाज साहिबा ऐसी कोई हमाकत करती हैं कि हमें उसका फ़ायदा हो जाता है। अभी आप देखें कि पहले शाहिद खान अब्बासी साहब अलग हुए और अब मेहताब अब्बासी साहब, इतने सीनियर लोग, यानी जिनके कोई 30-35 साल रफाकत है पार्टी के साथ, इतने सीनियर लोग हैं, वो साइड पे होते जा रहे हैं। और वो लोग जो बदतमीज़ हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं टीवी पे आके, जो बिलो द बेल्ट बातें करते हैं, जो लोगों पर ज़ाती हमले करते हैं, वो लोग आगे आ रहे हैं। जो तंजीम साजी और इस तरह के मामलात में जो पेश रहते हैं वो आगे आ रहे हैं और जो सीनियर लीडरशिप है नून लीग की वो बिल्कुल पीछे जा रही है और वो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। ये तो लगता ही है कि मरीम नवाज साहब ने इलेक्शन कैंपेन तो क्या चलानी है, इनको तो इलेक्शन से पहले अपने तमाम आम रहनुमाओं को मनाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि इस वक्त डिजास्टर है मुस्लिम लीग नून के अंदर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लाताल्लुक हो गए हैं तंजीमी मामलात से। नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि जो करेंगे अब मरीम नवाज करेंगी और मरीम नवाज साहबा का पैमाना कुछ और है पार्टी ओहदे देने का। दूसरा आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो बड़ा चैलेंज मुस्लिम लीग नून के लिए आ रहा है, जिसपे हम शायद कल स्टोरी करें अपने प्रोग्राम में, वो 20 से 25 जो लोटे हैं कौमी असम्बली में वो और तरीन ग्रुप जो शामिल हुआ था PMLN में, उनमें से आपको पता है 16-17 लोग हार गए थे 17 जुलाई को और 5 मखसूस नशिस्तों वाले, 20-22 वो सियासी लाशें जो हार गए थे और जो मखसूस नशिस्तों वाले थे। और यहाँ पे ये 20-22 लोटे
ये 40-50 लोग इस वक्त नून लीग के लिए बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। इन सारों ने पैगाम भेजा है नून लीग को कि हमें वाज़ेह बताएं हमें टिकट देना है या नहीं देना। इनको टिकट देते हैं तो उन हलकों में जो नून लीग के लोग हैं वो नाराज होते हैं। फिर नून लीग के लिए बड़ा एक और चैलेंज ये बन गया है कि काफ लीग जो चौधरी शुजात ग्रुप है उसको उन्होंने सीट एडजस्टमेंट के तौर पर सीटें देनी है। पीपल्स पार्टी को 5-7 MNAs के ऊपर इन्होंने सीट एडजस्टमेंट करनी है। बाकी छोड़ें हमारे जो वो राबरे शरीयत हैं जो कायदे मिल्लत इस्लामी है मौलाना फजल रहमान साहब, वो 4 सीटें मांग रहे हैं MPA की यहाँ पे पंजाब में, कि 4 शहर जहाँ पे उनके बड़े बड़े मदरसे हैं वहाँ पे वो MPA की सीट मांग रहे हैं सीट एडजस्टमेंट में। तो मुझे तो लगता है कि नून लीग जो है वो अगर ये सारे इनमें तकसीम करती है तो नून लीग के अपने बंदे जो हैं वो सिर्फ 50% सीटों पर रह जाएंगे। बाकी तो उनको ये लोटों को जो ये कचरा इधर उधर से जमातों से जो इन्होंने इकट्ठा किया है वो, और साथ ही जो इत्तेहादी हैं वो, इन सारों को मिला के इनको देने पड़ेंगे। फिर और स्टेक होल्डर बहुत सारे हैं जिन्होंने इनको यहाँ मुसल्लत किया, इक़्तिदार दिया है, उनके भी बहुत सारे मोहरे हैं, उनके भी बहुत सारे लोग हैं, उनको उन्होंने एडजस्ट करवाना है। तो ये मरीम नवाज साहबा की आमद इमरान खान के लिए बड़ी फायदेमंद है, तहरीक इंसाफ के लिए फायदेमंद है, और नून लीग के लिए मरीम नवाज साहबा के जो कदम है वो बड़े भारी साबित हुए हैं। ये तो अभी 2 शख्सियात हैं, ये शाकिर अब्बासी साहब और मेहताब अब्बासी साहब अकेले नहीं हैं, इनके साथ और बहुत लोग हैं और इनकी हमदर्दियां बहुत हैं। इनकी पार्टी में एक जिस तरह की इनकी सूरत हाल है, इनकी हमदर्दियां बहुत हैं, इनकी हमायत बहुत है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अगर मरीम नवाज साहबा ने मजीद सूबों के दौरे किए तो ये तेजी से इसी तरह से डिजास्टर और ये सारी तबाही और बर्बादी जारी रहेगी। ये इसमें जिस तरह सदीक जान ने बात की, मिफ्ता इस्माइल साहब हमें नजर आते हैं, साद रफीक साहब भी कहीं ना कहीं बात तो कर रहे हैं, उस तरह खुश नहीं है। खासतौर पर मरीम साहब आप दौरे कर रही हैं तो सीनियर लीडरशिप में सिवाय हमें राना सनाउल्लाह के कोई और नज़र नहीं आ रहा, तो वो अपनी नाराज़गी का इजहार तो कर रहे हैं, कुछ तो बिल्कुल ही सामने आ गए हैं। और ये सियासी लाशों का जो जिक्र किया, 50 लोग, इनको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो लगता है कि मरीम साहबा के लिए तो ये बड़े इम्तिहान बनते चले जा रहे हैं। तो पार्टी को ऑर्गेनाइज क्या करना था वो तो डिसऑर्गेनाइज होगी ये पार्टी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2-3 बातें हैं जो मैं सरदार मेहताब साहब की देख रही थी उसामा, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लगी, बड़ी ठीक बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने जो बात की वो यकीनन तमाम जमातों के लिए, अपनी जमात के लिए तो है ही, कि तमाम जमातों के कारकुनान अपने कायदीन की अंधाधुंध तकलीद ना किया करें, अपने मुल्क के बारे में सोचा करें। फिर दूसरी बात जो उन्होंने की वो तो है ही कि मुस्लिम लीग नून पर धब्बा आ रहा है, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं उसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। और जो तीसरी बात उन्होंने की वो PDM में वो तमाम जमातें जो कि इक़्तिदार के मज़े लूट रही हैं। एक्चुअली बात यही है, यहाँ पर देखें ना कि फल फूल कौन रहा है, आपकी काबीना, आपके जो वुज़रा, उनकी तमाम आसाइशें पूरी हो रही हैं, उनकी तमाम अयाशियाँ जारी हैं। यहाँ पर आवाम परेशान है, बेचारी है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। पार्टी का इन्होंने हशर कर दिया है, टिकट से किसी को क्या देंगे, किस तरह से मुनसिफाना तकसीम करेंगे, इनको ये लगता है। एक्चुअली उसामा, मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरी अपनी एक कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन है मरियम साहबा के बारे में, कि वो समझती हैं कि मैं अक्ले कुल हूँ, मुझे सब पता है, मैं देख लूंगी पार्टी को भी चलाना कैसे है। आपको याद होगा चौधरी निसार भी इसी बात पर छोड़ के गए थे पार्टी, उनका भी शदीद इख्तलाफ था मरियम साहिबा को ओहदा देने पर। यही इख्तलाफ शाहिद खान अब्बासी, यही मिफ्ता इस्माइल और सरदार मेहताब अब्बासी और मजीद कई नाम भी आएंगे उसामा। लेकिन मरियम साहिबा का अपने आप को अक्ले कुल समझना, ये समझना कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब देख लूंगी, पार्टी भी चला लूंगी, टिकटिंग भी कर लूंगी, लोगों को भी मना लूंगी, आगे इंतखाबात भी जीत लूंगी, ये मरवाएगा इनको। और ये मरवा रहा है, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है मुल्क की, इसको ठीक करना तो इनका है ही नहीं मंशूर। इनका तो मसला है इक़्तिदार के मजे लूटना, और वो सब मजे लूट रहे हैं। उनको पता है कब तक रहेगा, एक ना एक दिन तो इलेक्शन होने ही होने। तो ये मरियम साहिबा को ना अगर अभी भी उनको समझ में नहीं आ रही है ना, तो वो वजह ये है कि वो जब एक इंसान ही समझता है ना कि मुझे सब पता है, मैं तो अक्ले कुल हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं समझा सकता, तो फिर वो यही होता है उसामा जो अभी हो रहा है इनके साथ। और आगे मजीद खराबा करेंगी ये मुस्लिम लीग नून का। और मियाँ साहब को सोचना चाहिए, अगर अपनी जमात बचानी है ना उन्होंने, तो उनको सोचना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं एक्चुअली। लेकिन हमने देखा इसहाक डार साहब पर जितनी भी तनकीद हुई वो तो अभी समधी का रिश्ता है, तो उससे एक कदम नहीं पीछे हट रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए सहूलत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो सगी बेटी है मरीम साहिबा, जितना भी कोई तनकीद कर ले या जो कुछ भी हो जाए, क्या सदीक सर आपको लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पीछे हटेंगे? क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब तो टेलीविजन पर वाज़ेह कह चुके कि मेरे लीडर नवाज शरीफ हो सकता है, नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ हमारे पार्टी सदर हैं, मरीम को लीडर नहीं मानते। तो नवाज शरीफ साहब तो पीछे नहीं हटेंगे, और अगर किसी ने मरीम को लीडर ना माना तो वो तो फिर पार्टी में उस तरह जगह नहीं बना पाएगा। अगरचे शाहिद खान अब्बासी साहब कहते जी मैं पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, तो वो उस तरह चल भी नहीं रहे। यही मेहताब साहब का हाल होगा, यही मिफ्ता साहब का होगा, शायद साद रफीक साहब भी साइड लाइन हो जाएं, और भी जितने लोग हैं, क्योंकि सीनियर लीडरशिप उस तरह नजर नहीं आ रही इस वक्त मरीम साहब को सपोर्ट करते हुए, सिवाय राना सनाउल्लाह के।
देखें, पीछे नहीं हटेंगे मियाँ साहब फैसला कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून में उनकी सियासी जानशीन जो है वो मरीम नवाज़ हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा के बारे में जो कंसेंसस है पार्टी के अंदर के वो क्राउड पुलर हैं। लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उन्होंने कब क्राउड पुल किया, जब वो अपोजिशन में थी और जब उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लिया, उन्होंने सख्त तकरीरें की और उन सख्त तकरीरों की वजह से उन्होंने जो है वो शोहरत हासिल की। अब अगर मरीम नवाज साहबा की तकरीरों से एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां निकाल दें तो पीछे कुछ भी नहीं है। अब वो जाके क्या बताएंगी? मैंने तो ये अर्ज किया था परसों के प्रोग्राम में कि मरीम नवाज साहबा को चाहिए कि वो जो नंगी और गंदी वीडियोस बनाई गई हैं, जो अपने सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार करके और उनको नंगा करके जो करंट लगाया गया और वो जो वीडियोस बनाई गई हैं वो लेके जाएं हर जलसे में, वो चलाएं, बताएं कि ये हमारी 10 माह की कारकर्दगी। और बाकी जो मरीम नवाज साहबा जो एक नया बयानिया शुरू कर रही है अपने हामी साफियों के जरिए कि जनाब जो तबाही किया है वो शहबाज शरीफ ने की है, मरीम नवाज को कोई पता नहीं था, नवाज शरीफ को कोई पता नहीं था, नवाज शरीफ हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थे, नवाज शरीफ फौरन इलेक्शन में जाना चाहते थे, ये मंजन अब नहीं बिकेगा। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, चंद एक लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं, जाहिर है वो बेचारे जो वहाँ पे गए हुए थे, जो लाहौर में इस्तकबाल पे एयरपोर्ट के बाहर या भावलपुर या मुल्तान में, उन बेचारों को क्या पता था कि उनको इस्तकबाल का सिला ये मिलेगा कि पूरे पंजाब के लोगों का हेल्थ कार्ड बंद कर दिया जाएगा, फ्री इलाज, मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि इससे इमरान खान को फायदा होगा। यार आप अपनी तस्वीरें उसके ऊपर लगा दें, अपने सारे टब्बर की तस्वीरें लगा दें, अपने बच्चों की तस्वीरें लगा दें, सारा कुछ कर दें, शरीफ कार्ड रख दें उसका नाम, लेकिन लोगों को इलाज की सहूलत तो ना उनसे छीने। हाँ जी, तो फिर ऐसे मुफ्त इलाज की सहूलत ऐसे इक़दामात में पार्टी कैसे सर्वाइव, हुकूमत में जरूर होगी, लेकिन पार्टी जो है वो ऐसे लग रहा है कि सुकड़ रही है, बिल्कुल तहरील सी हो रही है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ क्या, आखिरी वक्त पे दौरा तुर्किया अचानक क्यों मुलतवी किया गया या ख़त्म किया गया और कितनी शर्मिंदगी का ये बाइस बना। साथ ही बात करेंगे कि जनाब ये काबीना किस तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, ये 100 पर जाके ही ये मामला रुकेगा क्योंकि 85 तादाद हो गई है, क्यों ऐसा है, 100 से भी क्या मामला आगे जाएगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। शहबाज शरीफ साहब की तरफ ऐलान किया गया कि जी जो ज़ल्ज़ला आया है तुर्किया में और शाम में, उसी हवाले से अब शहबाज शरीफ साहब दौरा करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फौरी तौर पर तुर्किया का। लेकिन फिर उसके बाद खबर आई कि जी जाना था, लेकिन वहाँ की जो लीडरशिप है वो मसरूफ़ है, इस वक्त ज़ाहिर है कि वहाँ इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, तो रिहेबिलिटेशन के काम में वहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में किसने मशवरा दिया शहबाज शरीफ साहब को कि जी फ़ौरन से वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर रेस्क्यू का काम हो रहा है, वो आपको प्रोटोकॉल देंगे, आपकी मेहमान नवाजी में लग जाएंगे, या वो उन लोगों को बचाएंगे। आप कुछ दिनों के बाद भी जा सकते थे, जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है आप वो भिजवा सकते हैं। खुद जाने का मकसद, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इसमें क्यों फेलियर हुआ। और ऐसे वक्त में कि जबकि आपके पास काबीना के मशवरे देने वाले, आपकी काबीना, आपके वज़रा इतने ज़्यादा हैं कि दुनिया में कहीं नहीं है। सुबह खबर आई कि जी 5 लोग मज़ीद कि जनाब ज्वाइन कर चुके हैं, तो जी 83 हो गई। अभी इसी पर तनकीद हो रही थी तो 2 और लोग जनाब काबीना में शामिल करके 85 तादाद पहुंचा दी है। इसमें हमें काबीना की तादाद से कहीं नज़र नहीं आता कि मुल्क में कोई मसला है, कोई वसाइल की कमी है, कोई IMF की टीम आई हुई है जो आपसे बड़े मुश्किल फैसले करवा रही है, या आपके कुछ 3 अरब डॉलर पर ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर रह गए, क्योंकि काबीना की 85 तादाद है। इन सबको रेजिडेंट्स, स्टाफ, गाड़ियाँ, पेट्रोल, ये सब तो मिलता है। अगर तनख्वाह ना भी लें, जो कहते हैं जी वो हो एजाज़ी हैं, ये सब तो मिलना है, ये तो इनको एजाज़ हासिल होगा। बिल्कुल होगा उसामा। मुझे समझ में नहीं आता कि एक दिन में 7 मुआवने खुसूसी, इनका क्या मकसद है। अब मुआवने खुसूसी की काबीना में इतनी बड़ी तादाद है उसामा कि मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद वज़ीर आज़म इन्हीं मुआवने खुसूसी कंधे पे चढ़ के कौमी असम्बली आया करें। क्यों रखा गया है इनको, क्या मकसद क्या है इन लोगों का। इतनी बड़ी काबीना, जिस तरह मैंने पहले कहा, जिस तरह फल फूल रही है, ऐसे तो हमारी मईशत नहीं फल फूल रही। यहाँ पर सारी अयाशियाँ चल रही हैं, यहाँ सारे मज़े चल रहे हैं, दूसरी तरफ सारी मुश्किलात सहने के लिए आवाम को छोड़ा हुआ है। एक तरफ IMF से मुज़ाकरात करते हैं, ये बताते हैं कि हम सैलाब से मुतासर हो गए हैं, हमें जो है वो फ्लड लीवी लगाना पड़ेगा आवाम पर, हम क्या करें, हमें GST बढ़ाना पड़ेगा। एक तरफ तो ये चीज़ें हैं, दूसरी तरफ आपकी काबीना इतनी बड़ी है और उस काबीना में पेट्रोल भी मुफ्त मिलता है, दीगर मराद भी मुफ्त मिलती हैं। ये सिर्फ नहीं बल्कि और जो मामलात हैं वो भी सब चल रहे हैं। तो अय्याशियाँ आपके लिए हैं और परेशानियाँ आवाम के लिए हैं। ये समझा दे हुकूमत कि आखिर इसकी वजह क्या है कि इतनी बड़ी तादाद में मुआवने खुसूसी रखने का मकसद क्या है, ये क्यों रखे गए हैं, इनसे क्या काम लिया जा रहा है, ये तादाद क्यों बढ़ाई जा रही है और इसके पीछे मकासद क्या हैं। ये कोई रिश्तेदार हैं
जिनसे कोई वादे किए गए थे कि जब हम इक्तदार में आएंगे तो बेटा तुम्हें भी लगा लेंगे, वो चच्चा का बेटा था तो फुप्पी का बेटा था, वो मामू का बेटा था, सबको ले आए काबीना में। मुझे समझ नहीं आता उसामा, या तो वजीर आजम साहब समझा दें कि इतनी बड़ी काबीना का मकसद क्या है, इतने सारे मुआविनीन खुसूसी किस लिए रखे गए हैं, इनका काम क्या है, और ये जो मराहत ले रहे हैं ये क्यों ले रहे हैं, यही पैसा आवाम के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये सवाल मेरा वजीर आजम से। और ये काबीना जो बढ़ाई जा रही है और यकीनन ये और बढ़ाई जाएगी। अभी आप और मैं देखेंगे कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, दूसरी तरफ काबीना की तादाद और बढ़ाई जाएगी। इसका मकसद कुछ और ही लगता है मुझे। शायद ये कोई वादे किसी से किए गए होंगे कि हम तुम्हें भी देंगे, तुम्हें भी खुश करेंगे जब हम इक़्तिदार में आ जाएंगे। मुझे तो शायद ये वाली गेम लगती है। आपको क्या लगता है? जी वाकई आप सही कह रही हैं। मुझे तो अभी इस बारे में परेशानी हो रही है कि जब भी हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो नीचे खबर ये चल रही है कि अद्वियात 300% महंगी करने के लिए समरी वजारत सेहत ने काबीना को भेज दी है और इसकी अब मंजूरी हो जाएगी, जिनमें बुखार, दर्द, अमराज क़ल्ब, टीबी, इस तरह की जो अमराज हैं उनके लिए अद्वियात है। और दूसरी तरफ जो हम सुमिया आप जिस तरह बात करी थी कि काबीना की तादाद देखें, अच्छा इनको सारी सहूलतें मुफ्त होंगी। और जो सिद्दीक जान ने बात की थी कि एक गरीब आदमी के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए, कोई इलाज अगर लाख 2 लाख का हो तो जिसकी तनख्वाह इतनी है वो कहाँ से करवाएगा, वो खर्चे पूरे करेगा या तनख्वाह। तो इनका ख्याल है कि जनाब हर कोई बड़े आसानी से इलाज करवा सकता है। बल्कि मैं सईद गनी साहब का देख रहा था बयान के सिंध में 1-2 करोड़ रुपए का इलाज भी होता है आम आदमी का, तो कोई ज़रूरत नहीं है सेहत कार्ड की। अच्छा सिद्दीक जान, ये तुर्किया जाने का जो फैसला था, आपके ख्याल से किसका कसूर है? ये 85 जो काबीना की तादाद है ये भी मशवरा नहीं दे सकती? और अब तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अब मजीद इजाफा इसलिए किया जाएगा काबीना में कि इन लोगों को गिनने के लिए भी अब लोग चाहिए होंगे काबीना में कि 85 आ गए हैं या नहीं आ गए, तो इस तरह से तादाद बढ़ाई जाएगी। और जो खबरें चल रही हैं वो आपके सामने हैं कि अभी देख रहा हूं कि जनाब वो आमिर डोगर साहब और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो मुल्तान में गिरफ्तार हुए, नून लीग के जो साहब गिरफ्तार थे उनको रिहा कर दिया। देखें जो आपने अर्ज की ना ये तुर्किया के दौरे वाली, ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का वही, इन्होंने तुर्किया को भी पाकिस्तान समझ रखा था। जैसे यहाँ पे ये जाते हैं और जाके तस्वीरें बनवाते हैं और वो एक शोबाजियाँ और ये सारी चीज़ें करते हैं। हमने उस दिन भी ये बात की थी जब पेशावर में सानिया हुआ, धमाका हुआ और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच गए। जहाँ पे रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हों, जहाँ पे ज़ख्मियों का इलाज जारी हो, वहाँ पे इस तरह से नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे सरकारी हुकाम जो लोग हैं वो आपको प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो उससे रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ और इलाज मुआवजा जो चल रहा होता है उसमें ज़ाहिर है हर्डल्स क्रिएट होती हैं। तो ये भी इनका गलत फ़ैसला था, लेकिन अच्छा हुआ जिसने भी इनको ये समझाया, बताया, या उधर से जो भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि इनको कहा गया कि जी थोड़ी सी मेहरबानी करें, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, वो आपको प्रोटोकॉल कहाँ देंगे। और दूसरी बात यह है कि इस मौके के ऊपर आपको वहाँ पे उन लोगों को भेजना, ये अच्छा हुआ 11 22 कि जो यहाँ से हमारे जवान हैं वो गए हैं, हमारे फ़ौज के जवान गए हैं, इन्हीं की ज़रूरत है। ये वहाँ पे जाएँ, जो वहाँ पे मलबे में फंसे लोग हैं उनको निकालें रेस्क्यू कार्रवाइयों में। और पाकिस्तान की जो यहाँ पे हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी तंजीमें हैं वो जा रही हैं, ये अच्छी चीज़ है, इन सबको जाना चाहिए, इनको जाके वहाँ पे काम करना चाहिए। और अगर हम यहाँ से भेज सकते हैं और ऐसा मुमकिन है तो यहाँ से ब्लड डोनेशंस जो हैं वो ब्लड लेकर, अगर यहाँ से ऐसा मेकनिज़म है कि वो वहाँ पे भेजा जा सकता है, ये चीज़ें भेजी जाएँ, सामान भेजा जाए, इमदाद भेजी जाए, लोग भेजे जाएँ जो रेस्क्यू की कार्रवाइयों में वहाँ पे हिस्सा लें। ये क्या कि जी शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जा रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आई क्यों जा रहे हैं। या तो ये वहाँ पे जाके देखना चाहते थे कि कौन कौन सा मुल्क यहाँ पे आके और इमदाद कर रहा है, कौन कौन सी NGO है, इदारा है जिसके पास इतना पैसा है कि वो इमदादी कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि कल को हम भी उसके बाद कुछ अर्से बाद उनसे रब्ता कर सकेंगे। जी अल्लाह का दिया हुआ आपके पास बहुत कुछ है, आपने तुर्की में भी माशाल्लाह बड़ा सदका खैरात किया है, तो अब हमें भी थोड़ी सी मेहरबानी करें। हम भी इस आजकल बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे काबीना की तादाद जो है वो 85 हो गई है। हमारे वज़ीर हैं, मुशीर हैं, गरीब हैं, इनके लिए हमें पैसा चाहिए, तो इधर भी थोड़ी सी आप इमदाद दे दें हमें, क्योंकि आगे मरीम नवाज़ ने जलसे करने हैं, उसके लिए भी हमें जो है वो सरकारी वसाइल कम पड़ रहे हैं। मुझे बताएं कि एक तरफ तो आवाम के लिए आप अद्वियात महंगी कर रहे हैं, क्या कोई जवाब दे सकता है कि मरीम नवाज़ साहब जहाँ जहाँ मूव कर रही हैं वहाँ पे PTV की टीम में कितने लोग मूव करते हैं, PTV की गाड़ी के कितने खर्चे आते हैं, PTV की वो लाइव वो जो सारा कुछ दिखाना होता है उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, वो जो लोग वहाँ पे PTV की टीम मूव करती है उनकी रहायश पे कितना खर्चा आता है। तो बात यह है कि आप एक तरफ, और आपके जो वज़ीर दाखिला हैं वो जहाँ पे मरीम नवाज़ जाती हैं वहाँ वो साथ होते हैं, सिर्फ उनको सिक्योरिटी दिलवाने के लिए, और उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर। वज़ीर इत्तलात भी, वज़ीर इत्तलात तो चले, उनका तो बड़ी इंपॉर्टेंट काम है ना कि उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के मोबाइल खोल के देना होता है, वो देती हैं वहाँ पे सबके सामने, ये लो ज़रा मोबाइल खोल के दो। मतलब इससे ज़्यादा क्या तज़हीक हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है तज़हीक उनको फील नहीं होती।
मरीम औरंगजेब साहिबा को ज़ाहिर है मरीम नवाज़ की दी हुई ये नशिस्त है, उनकी दी हुई सीट है, वैसे वो कौंसलर नहीं बन सकती, और क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने उनको ये सीट दिलवाई हुई है तो फिर इसलिए मखसूस नशिस्तों वाली ख़वातीन जो हैं उनका यही काम है मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीरें बनाना, तस्वीरें बना के वायरल करना, मुख्तलिफ एंगल्स से तस्वीरें बनाना, उनका मोबाइल जो है वो साफ़ करके देना, मोबाइल खोल के देना, ये सारे उनके काम हैं जो वो काम करनी है जो मखसूस नशिस्तों की हमारी MNAs और MPAs हैं। तो सूरत हाल आपके सामने, ये एक और बुरा फैसला है। एक तरफ हेल्थ कार्ड आप बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ अद्वियात महंगी कर रहे हैं। बात आप जितने भी ये चीज़ें देख लें, एंड वही इसका निकलेगा कि अवाम के ऊपर जितना भी ये जुल्म करेंगे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने अवाम के वोट से नहीं आना। इनको पता है कि अवाम का बस चले तो अवाम इनको एक वोट भी ना डाले। इनको पता है कि हमने जो आना है, हमने किसी और के जरिए आना है, किसी और की ताकत से आना है, किसी और की कुव्वत से आना है, किसी और के डंडे से आना है। उनको राजी रखो, उनको अपने साथ रखो। अवाम जाए भाड़ में, अवाम जाए जहन्नुम में, अवाम पर एक के बाद एक अजाब मुसल्लत करो। परेशान नहीं होना, क्योंकि अवामी वोट और अवामी फैसले यहाँ पर मैटर नहीं करते। आइन के मुताबिक कोई काम आपने नहीं करना है, क्योंकि आइन इस मुल्क में मैटर नहीं करता। इस तरह यहाँ पे जंगल का कानून है और जिसकी लाठी उसकी भैंस, और बस ताकतवर लोगों को अपने साथ रखो और अवाम के ऊपर जितना जुल्म कर सकते हो करो, कोई मसला नहीं। और मीडिया में भी मुझे बड़ा दुख होता है कि उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई। ज़्यादातर मीडिया में शायद वो इश्तिहारों की वजह से, लेकिन अगर कहीं बात की भी जा रही है, जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, तो एक बेहिसी का सा आलम है कि भाई आप 83 है, उसके बाद 85 कर दें, जितने मर्जी कर दें, बोलते नहीं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत तो हमारे पास है। तो शायद सिद्दीक जान वाली बात जो है फिर वो सच्ची लगती है कि इनको ये अवाम की वो परवाह ही नहीं है, और इनको पता है कि हमने अवाम के वोट से तो आना नहीं है, जिनकी वजह से हमने आना है, बस उनको हमने खुश रखना है। तो अब आप देख लें कि ये हाल है कि इतना क्रिटिसिज्म, इतनी तनकीद हो रही है कि इतनी बड़ी काबीना, ये क्या ज़रूरत है जी, शहबाज शरीफ साहब उधर जा रहे हैं, लेकिन इनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद अगला दौरा पता चले तुर्किया का करें तो सारी काबीना को साथ ले गए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।